हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं इकबाल वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा टॉपिक न्यूक्लियस का दोस्तों, अर्थात नाभिक का, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसीईआरटी का। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे। ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर 1 है। बचे के क्वेश्चन दोस्तों आपको पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। और आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आपको रोज़ ही मिलते हैं नए नए टॉपिक दोस्तों एनसीईआरटी के आधार पर और दोस्तों आर्मी के एग्जाम के आधार पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपका, एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 AMU क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से 1 AMU क्या होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए द्रव्यमान की मात्रा को दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको MeV अर्थात दोस्तों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को बताना है। ये आपका 190 होगी या 139 होगी या 913 होगी या 931 होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 931 होती है इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी होती है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती क्या है, ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक प्रकार से गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो वैक्यूम में दोस्तों 1 पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू होती है। तो आपको पता होना चाहिए 1 पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू दोस्तों काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति आपको दी है 0.0303 AMU। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मास लॉस आपको दिया है इतना दोस्तों AMU में। इसके लिए आपको बताना है MeV में दोस्तों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा। न्यूक्लियन मतलब दोस्तों आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को दोस्तों आप न्यूक्लियन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले आपको बताते हैं दोस्तों हम द्रव्यमान क्षति क्या होती है, अर्थात मास लॉस क्या होता है। दोस्तों आपने एक नाभिक को देखा होगा, नाभिक में दोस्तों जो भार होता है किसके कारण होता है, प्रोटोनों के द्रव्यमान के कारण प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, जो आपका नाभिक का द्रव्यमान होता है, मान लीजिए आपका M1 है, वो दोस्तों इनके अंदर के जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके भार का योग मान लीजिए आपका M2 है, तो इससे दोस्तों आपका कम होता है, अर्थात M2 ग्रेटर होता है दोस्तों M1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कुछ मास आपका लॉस हो गया, तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों डेल्टा M। तो डेल्टा M बराबर आपका M2 माइनस M1 होता है। इसे ही दोस्तों आप बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति, अर्थात दोस्तों मास लॉस। अब देखिए दोस्तों, इसी के कारण क्या होता है, जो द्रव्यमान दोस्तों आपका लॉस हुआ है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है बाइंडिंग एनर्जी का दोस्तों, बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा MC²। तो इसे दोस्तों आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना होगा दोस्तों, तो आप डायरेक्ट करते हैं डेल्टा M × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपको देखिए प्रति न्यूक्लियन पूछा गया है। प्रति न्यूक्लियन मतलब दोस्तों आपका केवल एक न्यूक्लियन के लिए, और हीलियम में आपको पता होगा दोस्तों 4 न्यूक्लियन होते हैं, तो इनमें केवल आपका दोस्तों एक न्यूक्लियन के लिए आपको बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका डेल्टा M × 931, अर्थात दोस्तों आपका देखिए डेल्टा M आपको यहाँ पर दिया है 0.0303 × 931। ये दोस्तों आपका अप्रॉक्सीमेटली 28 आता है। तो 28 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन में आपको पता होगा एक ही प्रोटॉन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप मास लॉस निकालें डेल्टा M बराबर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका होता है नाभिक का द्रव्यमान माइनस प्रोटोनों का द्रव्यमान, क्योंकि आपका न्यूट्रॉन तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर MP दोनों हो जाते हैं, दोनों द्रव्यमान दोस्तों प्रोटॉन के कारण होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। तो आपका मास लॉस दोस्तों आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी दोस्तों आपकी डेल्टा MC² बराबर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों हाइड्रोजन नाभिक के लिए 0 बाइंडिंग एनर्जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर बल की प्रकृति कैसी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है दोस्तों, उसकी प्रकृति अर्थात उसका नेचर कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिकीय बल के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए परिचय करा दें। नाभिकीय बल दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाभिक में होता है, नाभिक के इर्द गिर्द लगता है दोस्तों, और इसकी डायमीटर जो आपकी होती है लगभग 10⁻⁻15 दोस्तों इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी मीटर में होती है, अर्थात दोस्तों इतने ही छोटे वाले रेंज पर ये बल कार्य करता है। और ये बल दोस्तों आपका जो होता है किसके बीच में लगता है दोस्तों, प्रोटोनों के बीच में, प्रोटोनों न्यूट्रॉनों के बीच में, और न्यूट्रॉनों के बीच में। और ये दोस्तों आवेश पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात दोस्तों समान रूप से सभी के बीच में दोस्तों लगता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों इनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है दोस्तों, आपका आकर्षण होता है, दोस्तों, इसीलिए आपस में बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय या गुरुत्वीय या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नहीं दिया है। तो इनको आप बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय बल, या फिर आप कहते हैं आकर्षण बल दोस्तों। और देखिए चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में दोस्तों अभी तक के जितने भी बल हैं उनमें सबसे प्रबल दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग आपका होता है न्यूक्लियस फोर्स, अर्थात नाभिकीय बल।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन सा वाला है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब पहले आप समझिए दोस्तों। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें आपका दोस्तों नाभिक में समान न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। जिन नाभिकों में दोस्तों आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको आप बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाभिक में आप कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, आप करते हैं दोस्तों द्रव्यमान माइनस एटॉमिक नंबर, अर्थात Z माइनस ए बराबर आपका होता है दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप यहाँ पर ये नोट कर लेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है निकालने को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले वाले में कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 6 करेंगे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 8 आपके आएंगे। और दूसरे वाले में देखेंगे तो आपकी 13 माइनस 7 करेंगे दोस्तों आपके कितने आएंगे दोस्तों, 6 आएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। तो अगले वाले को चेक कीजिए दोस्तों, 14 माइनस 6 करेंगे तो आपका 8 आएगा, और 16 माइनस 8 करेंगे तो आपका दोस्तों 8 आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को बोल देंगे ये सम न्यूट्रॉनिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हैं तो वे होंगे, क्या होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जिनके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, अर्थात दोस्तों जिनका आपका ए बराबर होता है और Z दोस्तों आपका बराबर नहीं होते, तो उनको आप क्या बोलते हैं। इनको दोस्तों आप समस्थानिक बोलेंगे या समभारिक या सम न्यूट्रॉनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इनको दोस्तों आप बोलते हैं समस्थानिक, अर्थात दोस्तों आइसोटोप आप बोलते हैं इनको। तो आप याद रखेंगे आइसोटोप या फिर आप समस्थानिक, या फिर दोस्तों आप इनको बोल देते हैं सम प्रोटॉनिक। आप याद रखेंगे सम प्रोटॉनिक भी आप बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब क्या है, उनमें जो आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी बराबर होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी दोस्तों उसमें प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु संख्या होती है। इसीलिए दोस्तों आप समस्थानिक भी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो आप आइसोटोप बोल देंगे, या फिर आप दोस्तों सम प्रोटॉनिक भी इनको कहते हैं। और संभारिक क्या होते हैं दोस्तों, संभारिक होते हैं जिनके आपके Z बराबर होते हैं, अर्थात दोस्तों उनमें आपके द्रव्यमान जो होंगे दोस्तों बराबर होंगी लेकिन क्रमांक आपके बराबर नहीं होंगे, तो उनको दोस्तों आप संभारिक बोलते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक आपको बता ही दिया हमने, जिनमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे नाभिक जिनमें A तथा Z भिन्न होता है परंतु A माइनस Z आपका समान होता है। A माइनस Z मतलब Z माइनस A बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें बराबर होती है वो आपको बता दिया गया दोस्तों, क्या होगा, समस्थानिक होगा, सम प्रोटॉनिक होगा, या सम न्यूट्रॉनिक होगा, या संभारिक। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक न्यूक्लियस रिएक्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपका X जो है ये क्या दिखाता है आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक नाभिकीय रिएक्शन दी है, नाभिकीय अभिक्रिया दी है। इसमें दोस्तों एक कार्बन का नाभिक का दोस्तों क्षय हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले क्या हुआ आपका दोस्तों B5B11 बन गया, प्लस दोस्तों आपका +1 बीटा 0 बना, और प्लस दोस्तों आपका X निकला। यहाँ पर देखिए दोस्तों बीटा प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। यदि आपका नेगेटिव होगा बीटा दोस्तों वो आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यदि आपका पॉजिटिव होगा तो वो दोस्तों आपका पॉजिट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या निकला आपका, यहाँ पर आपका निकलता है दोस्तों 5B11 और प्लस दोस्तों आपका एक पॉजिट्रॉन निकला, और प्लस आपका दोस्तों निकलेगा एक यहाँ पर न्यूट्रॉनो। दोस्तों न्यूट्रॉनो आपको पता होना चाहिए, पहले आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में। न्यूट्रॉनो एक प्रकार का दोस्तों फर्मियन होता है, फर्मियन आपका होता है दोस्तों। और इसमें यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉनो का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा, ये दोस्तों आपका न्यूट्रल होता है, अर्थात इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। और इसका भार दोस्तों यदि आप द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान दोस्तों बहुत ही कम होता है, बहुत ही लगभग इसे आप दोस्तों यदि आप न्यूक्लियस के कंपेयर में करेंगे, अर्थात दोस्तों आप प्रोटॉनों के कंपेयर में भी करेंगे तो आपका लगभग ये 0 माना जाता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे इनके कंपैरिजन में दोस्तों इसका भार 0 होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या निकलता है, एक दोस्तों आपका न्यूट्रॉनो निकलता है। तो 1 से बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक न्यूट्रॉनो हो जाएगा जो एक फर्मियन है, आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी नाभिक से यहाँ पर देखिए गामा होगा दोस्तों, आपका गामा किरणें उत्सर्जित होने पर क्या परिवर्तित होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी गामा किरणें अमिट होंगी दोस्तों, उत्सर्जित होंगी, तो इनमें से क्या बदलेगा आपको बताना है। प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या, या प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, ना प्रोटॉनों की संख्या ना ही न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होगा जब गामा निकलती है दोस्तों, गामा में आपका फोटोन के फॉर्म में निकलती है, अर्थात Hv के फॉर्म में दोस्तों निकलती है। और इससे दोस्तों आपका निकलता है एक आपका पॉजिट्रॉन और एक आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर देखिए, ना ही दोस्तों आपका प्रोटॉन बदलेगा ना ही आपके न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी दोस्तों, केवल आपका इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा वाला सही हो जाएगा, ना ही प्रोटॉन बदलेंगे और ना ही दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन बदलेंगे, ये दोस्तों अर्थात न्यूट्रल फॉर्म में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डैश के क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसके डीके के कारण दोस्तों तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपको बताना है। गामा रेस के कारण, बीटा रेस के कारण,
या बीटा प्लस रेस के कारण या फिर अल्फ़ा रेस के कारण। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपने देखा, यदि आपका दोस्तों अल्फ़ा निकलेगा तो वहाँ पर आपको पता है दोस्तों आप हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात 2 एटॉमिक नंबर और 4 दोस्तों एटॉमिक मास आपका कम हो जाएगा। और बीटा में भी दोस्तों आपको पॉजिटिव में पता होगा आपका एक प्रोटॉन कम हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा माइनस में। और वैसे ही दोस्तों गामा में आपका क्या होता है आपको बताया था दोस्तों हमने, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों गामा के निकलने से तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा, गामा रेज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कण जो 92 यूरेनियम 228 के नाभिक में नहीं उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिक में क्या उपस्थित नहीं है आपको बताना है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता। 92 प्रोटॉन या 92 इलेक्ट्रॉन या 146 न्यूट्रॉन या फिर 238 न्यूक्लियॉन। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आपको बोला गया दोस्तों नाभिक में क्या उपस्थित नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों नाभिक में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। नाभिक में दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और यहाँ पर और सारी जानकारी आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि 5 वर्ष अर्ध आयु के पदार्थ की प्रारंभिक द्रव्यमान N0 है तो 15 वर्ष के बाद में दोस्तों पदार्थ का अंतिम द्रव्यमान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध आयु वाला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों यदि आपको 15 वर्ष के बाद में द्रव्यमान बताना है तो आप कैसे निकालते हैं। ये आपका होता है दोस्तों मूल द्रव्यमान m बराबर दोस्तों 15 वर्ष के बाद का द्रव्यमान बराबर मूल द्रव्यमान और यहाँ पर 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको m की जगह पर n दिया है, तो आप यहाँ पर n मान लेंगे इसे, तो n और n0 हो जाएंगे। n दोस्तों आपका 15 वर्ष के बाद का द्रव्यमान और n0 आपका प्रारंभिक द्रव्यमान। और यहाँ पर देखिए 1/2 की पावर n, यहाँ पर n क्या होता है यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका स्मॉल n आपका दिखता है दोस्तों, ये आपका होता है t/t हाफ, अर्थात दोस्तों जो आपका कुल समय लगा है वो बट्टे अर्ध आयु। आप याद रखेंगे n बराबर आपका होता है दोस्तों, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपका डीके होता है दोस्तों, जो आपका क्षय होता है, क्षय में अर्ध आयुओं की संख्या को आप n बोलते हैं। आप याद रखेंगे अर्ध आयु की संख्या को आप n बोलते हैं। नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ आपको दोस्तों n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप n को निकाल लीजिए, n बराबर आपका कितना हो जाएगा, टोटल दोस्तों आपका डीके का समय आपको दिया 15 बट्टे दोस्तों आपका अर्धायु आपको दिया, एक अर्धायु आपको दिया है दोस्तों कितनी 5 वर्ष की। तो कितनी अर्धायु होंगी दोस्तों, 3 अर्धायु हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आपका जब 15 वर्ष तक आपकी दोस्तों 3 अर्धायुआँ आ चुकी होंगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका n बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको आप दोस्तों फॉर्मूले में रख देंगे, n बराबर n0 1/2 की पावर 3। तो ये दोस्तों आपको क्या देगा, n0 1/8, अर्थात दोस्तों आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर n0/8। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके मूल भाग का कितना बचेगा दोस्तों, केवल 8वां हिस्सा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समयांतराल के लिए विघटित होता है, अर्थात दोस्तों डीके होता है उसका इतने समय के लिए। तो आपको बताना है इसका दोस्तों कितना अंश विघटित हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका औसत आयु होती है दोस्तों वो क्या होती है। औसत आयु है, या फिर आप दोस्तों कभी माध्यम आयु भी बोल देते हैं इसे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होते हैं टाउ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बराबर 1/λ होती है। लैम्डा क्या होता है दोस्तों, लैम्डा यहाँ पर आपका होता है क्षय नियतांक, अर्थात दोस्तों जो आपका डीके का कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो आपका लैम्डा होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए टाउ होता है, औसत आयु होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो विघटन का समय दिया है दोस्तों, टी बराबर क्या दिया है, वो आपका टाउ दिया है, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है। अर्थात दोस्तों आपका जो समय अंतराल है विघटित होने का वो आपका औसत आयु के बराबर है, अर्थात दोस्तों 1/λ के बराबर है। तो ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल दोस्तों हम फॉर्मूले में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आपको निकालना होता है कुछ वर्ष के बाद में कितना अंश बचा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका n बराबर n0 e की पावर एक्सपोनेंशियल में यदि आप निकालेंगे तो आपका e की पावर -λt। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, t की जगह पर दोस्तों आपको पता है 1/λ होता है, तो आप यहाँ पर रख देंगे n बराबर n0 e की पावर -1/λ और लैम्डा। तो यहाँ से दोस्तों आपका लैम्डा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यदि आप n0 को इधर ले आए दोस्तों आपका n/n0 बराबर आपका बचा दोस्तों e की पावर -1, और e की पावर -1 बराबर होता है दोस्तों आपका 1/e। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कितना आ गया, n-n0 आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना कि कितना अंश आपका विघटित हो गया। तो ये निकालने के लिए दोस्तों आपका मूल अंश आपका जो होगा 1 होगा दोस्तों आपका मूल अंश, क्योंकि आपका टोटल आपका 1 है, माइनस दोस्तों आपका जो बचा है 1/e बचा है। तो ये कितना होगा दोस्तों आपका e - 1/e हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला दिखता है? आपका 3 वाला दिखता है दोस्तों। 3 वाले में आप टिक कर देंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके 13 क्वेश्चन, आप यहाँ पर पहले तैयार कीजिए। उसके बाद जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उनको आपको पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन और समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से दोस्तों आपको जवाब दे देंगे अगली वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय भारत।